नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु की, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। और राजस्थान की जलवायु को लेके हर एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब जलवायु को लेके कहां से प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, पहले हम उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है, यदि हमें जलवायु को समझना है तो जलवायु किसे कहते हैं, इसे समझना होगा कि जलवायु की डेफिनेशन क्या होती है या जलवायु का अर्थ क्या होता है। जैसे ही हम जलवायु के अर्थ की बात करेंगे तो हमें जलवायु की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि राजस्थान या भारत की जलवायु के बारे में सबसे पहले किसने बताया और क्यों बताया। क्लियर। जैसे ही हमें जलवायु की डेफिनेशन पता चल जाएगी, जलवायु की हिस्ट्री पता चलती है, तो सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान की जलवायु कैसी है और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि डिसाइड करते हैं कि राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्ध आर्द्र होगी या जलवायु कटिबंध के आधार पर उपोष्ण जलवायु कटिबंध के अंतर्गत राजस्थान आए। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की, जलवायु की हिस्ट्री और जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारकों की। और उसके बाद हम बात करेंगे जलवायु के आधार पर राजस्थान में कौन सी ऋतुएं हैं और जलवायु वर्गीकरण की। तो देखिए, समझना सबसे पहला पॉइंट है कि राजस्थान की जलवायु में हमें समझना है जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु यानी कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। क्लाइमेट का अर्थ होता है किसी स्थान, विशेष पर वर्ष भर की मौसम संबंधी दशाएं, कि कोई भी स्थान है वहां पर वर्ष भर मौसम कैसे रहता है या कैसा है, वहां की क्या कहलाएगी, जलवायु। जैसे जहां पर सूर्य सीधा चमकता है, तापमान ज्यादा रहता है, यानी कि यदि वर्ष भर तापमान ज्यादा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वहां पर उष्ण जलवायु है। और जहां पर तापमान जो है कम रहेगा, सूर्य का सीधापन कम रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वहां पर जो है जलवायु कैसी है, शीत जलवायु। जैसे उदाहरण के लिए यहां हमारी पृथ्वी है, यहां पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा है, यहां नॉर्थ पोल है और यहां साउथ पोल है। यानी कि भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी। अब यदि बात करें जो सूर्य है, यहां जो सूर्य है, यहां भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। और जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो भूमध्य रेखा और आसपास तापमान क्या रहेगा, इसका मतलब यहां पर कैसी जलवायु होगी, उष्ण जलवायु होगी। क्योंकि यहां पर सूर्य सीधा चमकेगा तो वर्ष भर यहां पर तापमान क्या रहेगा, उच्च रहेगा। इसीलिए यहां पर जो क्लाइमेट होगा, यानी कि इक्वेटर के आसपास जो क्लाइमेट होगा वह क्या होगा, उष्ण होगा, ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। जबकि ध्रुवों पे बात करें तो ध्रुवों पर जो है सूर्य क्या चमकेगा, तिरछा। और जब ध्रुवों पर सूर्य तिरछा चमकेगा तो यहां पे तापमान कम होगा, तो यहां पे जलवायु कैसी होगी, शीत जलवायु होगी।
चाहे वह उत्तरी ध्रुव है चाहे वह दक्षिणी ध्रुव है। अब यदि हम बात करें भूमध्य रेखा पर, तो इक्वेटर पर जो है वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, इसलिए वहां पर जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु है, और हम कहते हैं कि भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि चाहे वह पृथ्वी में भूमध्य रेखा है, चाहे वह ध्रुव है, चाहे वह कोई देश है, चाहे वह कोई राज्य है, किसी भी क्षेत्र विशेष पर या स्थान विशेष पर वर्ष भर की मौसम संबंधी जो दशाएं होंगी, मौसम संबंधी दशाओं का मतलब है कि वहां पर गर्मी है या सर्दी है, वह मौसम संबंधी दशाएं क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। क्लियर। तो अब हमारे पास दो शब्द आए, एक शब्द है जलवायु और एक है मौसम। अब दोनों में अंतर क्या है तो समझना, जलवायु जो है जलवायु पवन की दीर्घकालीन अवस्था होती है। पवन की दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक जो है पवनों का जो है प्रभाव एक जैसा रहता है, यानी कि गर्मी है तो गर्मी रहेगी, सर्दी है तो सर्दी रहेगी। तो जो पवन की दीर्घकालीन अवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। लेकिन यदि बात करें मौसम की, तो मौसम जो है यहां मौसम पवन की अल्पकालीन अवस्था। अल्पकालीन अवस्था का मतलब है मौसम में जो है हवा कुछ समय के रहेगी, कुछ दिन के लिए रह सकती है, कुछ सप्ताह के लिए रह सकती है, कुछ महीनों के लिए रह सकती है, लेकिन वर्ष भर कहीं पर भी मौसम एक जैसा नहीं रहता। यदि किसी स्थान पर वर्ष भर मौसम एक समान रहता है तो उसे मौसम नहीं कह के हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट, जलवायु कहेंगे। तो जलवायु और मौसम में जो अंतर होता है वह होता है समय अवधि का। जलवायु दीर्घकालीन वायु की अवस्था होती है, जबकि मौसम जो है वह अल्पकालीन यानी कि कुछ समय के लिए जो है वहां पर रहता है, या पवन की दिशा है। जैसे गर्मी की बात करें तो गर्मी को हम गर्मी का मौसम कहते हैं, गर्मी की जलवायु नहीं कहते। क्यों? क्योंकि गर्मी का जो मौसम है वह कुछ महीनों तक रहता है। इसी तरह से सर्दी का मौसम कुछ महीनों तक रहता है, तो उसे हम सर्दी का मौसम या शीत ऋतु कहते हैं। गर्मी के मौसम को हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, मौसम जो है पवन की अल्पकालीन अवस्था होती है, जबकि जलवायु जो है पवन की दीर्घकालीन अवस्था होती है। और किसी स्थान पर यदि वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है तो वह वहां की क्या कहलाती है, जलवायु या क्लाइमेट कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आता है जलवायु के, कि जलवायु के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो अब समझना इसको बहुत अच्छे से कि जलवायु के बारे में सबसे पहले किसने बताया। भारतीय जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अल मसूदी ने, यानी कि यदि हम बात करें तो भारतीय जलवायु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, अरबी यात्री था अल मसूदी, जो कि गुर्जर प्रत्यार वंश के काल में भारत आया था। और गुर्जर प्रत्यार वंश के काल में जब भारत आया था तो उस समय उसने जो है भारतीय जलवायु के बारे में लिखा था, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जलवायु की सबसे पहले व्याख्या किसने की, अल मसूदी ने की। अब अल मसूदी ने क्यों की, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहां जो अरबी यात्री थे,
यह व्यापार करते थे। और व्यापार किससे करते थे? पाल युक्त नावों के द्वारा व्यापार करते थे। तो यह हवाओं के सहारे जो है अपने नाव को ले जाते थे। यानी कि गर्मियों में पवन जो है वह जल से स्थल की ओर चलती थी, तो उस समय यह जल से स्थल की ओर आते थे। सर्दियों में स्थल से जल की ओर चलती थी, तो यह जो है सर्दियों में वापस स्थल से जल की ओर यात्रा करते। तो इस प्रकार यह पवनों के माध्यम से जो है अपने पाल युक्त नाव के माध्यम से यात्रा करते थे। और उसी के आधार पे इन्होंने बताया कि जब यह अरब से भारत की ओर आते थे तो उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती? ग्रीष्म ऋतु होती। और जब ये वापस भारत से अरब की यात्रा करते तो उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती? शीत ऋतु होती। तो इस तरह से मौसम, पूरे वर्ष भर के मौसम के बारे में जो है किसने बताया था? अरबी यात्रियों ने बताया था। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय जलवायु की सबसे पहले व्याख्या किसने की? अरबी यात्री अल मसूदी ने की। अब यहीं से पता चलेगा कि जलवायु क्या है, वर्ष भर की मौसम संबंधी दशाएं। तो यहां से प्रश्न आता है दूसरा पॉइंट कि इन्होंने बताया कि भारतीय जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अरबी यात्री अल मसूदी के अनुसार भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसी है? अब मानसूनी जलवायु क्यों है? क्योंकि भारतीय जलवायु का जो निर्धारण है वह मानसूनी पवनों के द्वारा किया जाता है। चाहे वह ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने हैं, चाहे वह शीतकालीन मानसूनी पवने। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने समुद्र से स्थल की ओर चलती है और शीतकालीन जो मानसूनी पवने वह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। और इन पवनों के द्वारा जो है अरबी यात्री अल मसूदी के द्वारा भारतीय जलवायु की क्या की गई थी? व्याख्या की गई थी। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। अब मानसून, तो यहां से प्रश्न आता है कि जो मानसूनी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ध्यान रखना, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वह किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। और अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, तो मौसम शब्द का तात्पर्य क्या है? तो समझना, मौसम शब्द का अर्थ पवन की दिशा ऑब्लिक दशा। मौसम शब्द का अर्थ क्या है? पवन की दिशा ऑब्लिक दशा। अब दिशा का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में पवन की क्या दिशा होगी और वह जो पवन होगी उसकी दशा यानी कि प्रकृति कैसी होगी। तो अब समझना कि जब गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में पवन की दिशा जो है ग्रीष्म ऋतु में
पवन की जो दिशा होती है वह होती है समुद्र से स्थल की ओर, कि ग्रीष्म ऋतु में पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और जब समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो यह हवाएं अपने साथ आर्द्रता को लेके जाती है, तो इनकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, आर्द्र होती है, ह्यूमिड होती है, उसमें जो है नमी होती है, और जल की वाष्प होने के कारण यही जो है आर्द्र पवनें आगे जाकर ठंडी होकर क्या करती है, बारिश करती है। इसीलिए ध्यान रखना कि अरबी यात्रियों के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पवन की दिशा क्या होती थी, समुद्र से स्थल की ओर होती थी, और यह कैसी होती थी, इनकी दशा आर्द्र होती थी। वहीं शीत ऋतु में बात करें, शीत ऋतु में जो पवन की दिशा है वह क्या होती थी, स्थल से समुद्र की ओर होती थी, और इनकी प्रकृति कैसी होती थी, यहां शुष्क होती। तो इस तरह से अरबी यात्रियों ने पवन की दशा और दिशा के आधार पर भारतीय जलवायु की व्याख्या की, और उन्होंने कहा कि भारतीय जलवायु जो है मानसूनी पवनों के द्वारा निर्धारित होती है, इसीलिए भारतीय जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। और मानसून शब्द जो है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। क्लियर हो गया? तो ये तो था जलवायु की हिस्ट्री। लेकिन बात करते हैं राजस्थान की, कि अब राजस्थान की जलवायु कैसे, भारतीय जलवायु तो कैसी है, मानसूनी जलवायु, लेकिन हम राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु की बात करें तो आप समझना, राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं आर्द्र है। देखिए भारतीय जलवायु तो कैसी है, भारतीय जलवायु तो मानसूनी जलवायु है, लेकिन राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क एवं अर्ध आर्द्र। कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वहां पे मरुस्थल के कारण शुष्क जलवायु मिलेगी, वहीं पर पूर्वी राजस्थान में जो है बारिश जो है 50 से ज्यादा होती है, इसीलिए हम कहते हैं वहां पर जो है आर्द्र और उपाद्र जलवायु मिलती है। तो ओवरऑल यदि हम राजस्थान की बात करें तो जलवायु कैसी मिलती है, शुष्क एवं अर्ध आर्द्र। तो दोनों चीजें क्लियर होगी कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, क्योंकि भारतीय जलवायु का निर्धारण मानसूनी पवनों के द्वारा होता है, जो कि ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन पवनें होती हैं। जबकि राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क एवं अर्ध आर्द्र है। तो अब हमारा सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो अब समझना, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक।
कि राजस्थान की जलवायु का निर्धारण या उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो अब समझना एक एक कारक के बारे में। पहले तो कौन कौन से कारक हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला कारक है वह है अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारक है अरावली की दिक् स्थिति। तीसरा है थार का मरुस्थल। चौथे है महाद्वीपीयता। पांचवा है समुद्र तल से ऊंचाई। उसके बाद है स्थायी पवनें। इसके बाद है महासागरीय धाराएं। प्राकृतिक वनस्पति। तापमान, वर्षा, आर्द्रता। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह कुल कितने कारक हैं? 10 कारक हैं जो कि अपने आधार पर जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इसमें से जो एक एक पूछा जाता है, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान की जलवायु पूछी जाती है कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान जो है कौन से जलवायु कटिबंध में स्थित है। अरावली की स्थिति को लेकर पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौगोलिक संरचना या भौतिक प्रदेश कौन सा है। थार के मरुस्थल को जो है हमें मानसून के रूप में पूछा जाता है कि भारत में या राजस्थान में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण कहां होता है। महाद्वीपीयता तय करती है कि राजस्थान में गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी ज्यादा होती है। तो हम एक एक पॉइंट का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि यहां से किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। अब समझना अक्षांशीय स्थिति की। अक्षांशीय स्थिति, अब देखिए यहां जो है यहां है पृथ्वी और यहां है भूमध्य रेखा इक्वेटर। यहां जो रेखा है यहां है कर्क रेखा। अब पूरा यहां से समझना, हम दो तरीके से बात करेंगे। यहां कर्क रेखा है और यहां है
आर्कटिक वृत्त। अब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य यह पूरा कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। अब जो शीतोष्ण कटिबंध है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। किस तरह से? देखिए, यहां जो है यह है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध, और इसके ऊपर का कहलाता है शीतोष्ण, और सबसे ऊपर है वह है शीत कटिबंध। अब यदि आप बात करें कि अक्षांशों के आधार पर हम जब राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि राजस्थान जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में वह कहां पर है? कर्क रेखा और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लगभग मध्य में। यानी कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह किस कटिबंध में आएगा? यदि केवल उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है तो हमारा उत्तर क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन यदि उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध चारों हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के रूप में आता है। कैसे? देखिए, समझना। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण ऑब्लिक उपोष्ण कटिबंध में स्थित। अब ये ध्यान रखना, संपूर्ण राजस्थान उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में नहीं है, अधिकांश भाग है। क्योंकि कर्क रेखा के नीचे का जो भाग है जिसमें कुछ भाग डूंगरपुर और कुछ भाग बांसवाड़ा का जो आता है वह उष्ण कटिबंध में है। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये ध्यान रखना कि पूरा राजस्थान ये उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में नहीं है, कुछ भाग जो है वह उष्ण कटिबंध में, और यहां से जो आता है वह आता है कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील उष्ण
कटिबंध में स्थित है, ये ध्यान रखना। क्यों है? क्योंकि कुशलगढ़ तहसील राजस्थान की एकमात्र तहसील है जो कि इस कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्ण कटिबंध में आती है। शेष सभी तहसीलें किसमें आएगी? उपोष्ण कटिबंध में और शीतोष्ण। अब ध्यान रखना, उपोष्ण कब आएगा और शीतोष्ण। यदि केवल हमें ऑप्शन में 3 ही कटिबंध दे रखे हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। लेकिन यदि हमें ऑप्शन में 4 दे रखे हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तो उस स्थिति में हमारा राजस्थान का अधिकांश भाग किसमें आएगा? उपोष्ण कटिबंध में आएगा। क्योंकि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। यानी कि 23 से नीचे कुछ भाग उष्ण में है और 23 साढ़े 23 डिग्री से लगाकर यदि हम बात करें तो कहां तक है? 30 डिग्री 12 मिनट तक, जो कि किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि अक्षांशीय दृष्टि से यदि राजस्थान की जलवायु को पूछा जाएगा कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से किस जलवायु प्रदेश में या किस जलवायु कटिबंध में स्थित है, तो उत्तर हमारा शीतोष्ण या उपोष्ण होगा। यह ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन में 3 कटिबंध दे रखे हैं या 4 कटिबंध दे रखे हैं। क्लियर हो गया? तो यह तो था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक, कौन सा? अक्षांशीय स्थिति। अब दूसरा जो कारक है वह है अरावली की दिक् स्थिति। कौन सा कारक है? अरावली की दिक् स्थिति। तो अब देखिए अरावली की दिक् स्थिति क्या है। अब अरावली की दिक् स्थिति का मतलब है, दिक् स्थिति का अर्थ है समांतर स्थिति। अब किसके समांतर है? तो देखिए राजस्थान में यदि हम अरावली का विस्तार देखते हैं तो राजस्थान में अरावली का विस्तार इस तरह से हमें दिखाई देता है। और जो पचास सेमी या 500 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा की जो 50 सेमी या 500 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा है वह राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है और अरावली के समांतर होती है। तो अरावली जो है यानी यह जो 50 सेमी सम वर्षा रेखा है यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। जो अरावली के पूरब में है वह कहलाता है पूर्वी राजस्थान। क्या कहलाएगा? पूर्वी राजस्थान। और जो अरावली के पश्चिम में वह कहलाएगा पश्चिमी राजस्थान। तो इस तरह से अरावली जो है जलवायु के आधार पर राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली के पूरब में 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है और अरावली के पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती। तो इस तरह से राजस्थान में जो है जलवायु के निर्धारण में सबसे बड़ी भूमिका है वह है अरावली की, यानी कि अरावली की दिक् स्थिति। तो अब अरावली की दिक् स्थिति का क्या तात्पर्य है, तो यहां हमें पता होना चाहिए। अरावली
पर्वतमाला के समांतर 50 सेमी समवर्षा रेखा आइसो हाइट गुजरती है, जो अरावली के क्या है, पैरेलल गुजरती है, समांतर गुजरती है, जो कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। जहां 50 से अधिक बारिश होती है वहां पूर्वी राजस्थान, जहां 50 से कम होती है वहां पश्चिमी राजस्थान। दूसरा दिक् स्थिति का तात्पर्य है कि दक्षिण ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा अरावली के समांतर गुजरती है, कि जो अरब सागरीय मानसूनी शाखा है वह इस तरह से अरावली के समांतर राजस्थान को पार कर जाती है। तो इस तरह से अरावली 50 सेमी समवर्षा रेखा और यह जो अरब सागरीय शाखा है अरब सागरीय शाखा के समांतर हुए, इसीलिए हम कहते हैं कि यह क्या कहलाती है, अरावली की दिक् स्थिति। और हमें जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना अरावली पर्वतमाला है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो वह अरावली का है, जिसे हम क्या कहते हैं, अरावली की दिक् स्थिति कहते हैं। इसके बाद जो आता है वह है तीसरा, थार का मरुस्थल। तो अब देखिए थार के मरुस्थल को समझना कि थार का मरुस्थल राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। कि जो हमारे अरावली है, यहां जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में यह पूरा जो है मरुस्थल है, इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है, थार का मरुस्थल। अब यहां जो थार का मरुस्थल है, यहां पे
ग्रीष्म ऋतु में कि यह जो है कर्क रेखा इस तरीके से गुजरती है राजस्थान से, और जून महीने में, जून के महीने में जो सूर्य है वह जो है इस कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इसका मतलब है जून के महीने में राजस्थान में सूर्य ताप की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो जब जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु में जो है थार के मरुस्थल में तापमान उच्च होता है, तो तापमान उच्च के कारण यहां पर निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, और निम्न वायुदाब केंद्र के कारण ही यह भारत में या राजस्थान में मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यह ध्यान रखना थार के मरुस्थल की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है कि ग्रीष्म ऋतु में, किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की उत्तरायण स्थिति सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति के कारण थार के मरुस्थल में उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, जो भारतीय मानसून ऑब्लिक ग्रीष्मकालीन मानसून को आकर्षित करता है। यह ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु में जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी कि सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में होती है तो थार के मरुस्थल में तापमान बढ़ जाता है, उच्च तापमान होता है, और जब उच्च तापमान होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। तो इसीलिए ध्यान रखना थार का मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। यह भी ध्यान रखना कि थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र है, और जब भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र होने के कारण यह जो है उच्च वायुदाब से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि समुद्र से जो है स्थल की ओर हवाओं को आकर्षित करेगा। जब समुद्र से स्थल की ओर आकर्षित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीष्मकालीन मानसून या भारतीय मानसून कहेंगे। और जब भारतीय मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून भारत की ओर आकर्षित होता है तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों में क्या करता है, वर्षा करता है। तो इसीलिए जो है थार का मरुस्थल मानसून को आकर्षित करता है। क्या करता है, मानसून को आकर्षित। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मानसून को आकर्षित करने या ऋतु चक्र को नियमित करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो थार का मरुस्थल उत्तरदायी है। देखिए राजस्थान की जो है पूरे जलवायु को प्रभावित कौन करता है, अरावली।
लेकिन मानसून को आकर्षित कौन करेगा? थार का मरुस्थल। यदि थार का मरुस्थल नहीं होता तो भारत में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण नहीं होता, और जब तक निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण नहीं होता तब तक मानसून आने की संभावना नहीं होती, और इसीलिए मानसून को आकर्षित करने में थार के मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर? और इसके बाद आता है अगला पॉइंट है, वह है महाद्वीपीयता। तो देखिए अगला पॉइंट है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता, इसका तात्पर्य होता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। और राजस्थान जो है वह समुद्र से दूर है, तटीय राज्य नहीं है राजस्थान, इसीलिए राजस्थान की जो स्थिति है वह किसकी है? महाद्वीपीयता के रूप में, समुद्र से दूर है। और समुद्र से दूर होने के कारण राजस्थान की जलवायु कैसे प्रभावित होती है? राजस्थान समुद्र से दूर होने के कारण महाद्वीपीयता की स्थिति के कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक सर्दी होती है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है महाद्वीपीयता या समुद्र से दूरी। कि जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं, यानी स्थल भाग में जाते हैं, तो स्थल भाग गर्मियों में ज्यादा गर्म होता है और जल्दी गर्म होता है, और सर्दियों में जल्दी क्या होता है? ठंडा। तो इसीलिए जो है राजस्थान समुद्र से दूर है महाद्वीपीयता की स्थिति में, इस कारण गर्मियों में जल्दी गर्म होता है, और यही कारण है कि राजस्थान में गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है और सर्दियों में बात करें तो सर्दी भी ज्यादा होती है। कि यहां पर जो पश्चिमी राजस्थान है, जो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, वहां पे तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो ये ध्यान रखना, यह जो है महाद्वीपीयता राजस्थान की जलवायु में जो ऋतु है, गर्मियों में गर्मी या सर्दियों में सर्दी ज्यादा क्यों होती है, उसके लिए यह उत्तरदायी मानी जाती है। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है समुद्र से तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर कितनी होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर।
यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है, कमी होती है। यानी कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान में क्या होगी, कमी होगी। अब ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में कमी होती, तो इसका मतलब राजस्थान में जो सबसे ऊंचा स्थान है कौन सा है, माउंट आबू। तो माउंट आबू की जो जलवायु है उसका निर्धारण किससे होता है, समुद्र तल की ऊंचाई से। आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट आबू किस जिले में है, सिरोही में, कि जलवायु का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई द्वारा होता है। अब देखिए, जब भी कभी आपको पूछ ले माउंट आबू के बारे में कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू। और माउंट आबू में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में क्या होती है, कमी होती है। तो इसीलिए यहां पर माउंट आबू में जो तापांतर है उसमें अंतर बहुत कम होता है। तो प्रश्न आता है राजस्थान में न्यूनतम तापांतर कहां दर्ज होता है, तो यह ध्यान रखना कहां दर्ज होता है, माउंट आबू। तापांतर का मतलब है तापमान में अंतर, और तापमान में अंतर सबसे कम कहां मिलेगा, माउंट आबू में, क्योंकि ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, और जब तापमान में कमी होगी तो तापांतर में भी अंतर क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि राजस्थान में दैनिक ऑब्लिक वार्षिक तापांतर न्यूनतम दर्ज होता है। किस स्थान का होता है, तो माउंट आबू की जो है राजस्थान में दैनिक और वार्षिक तापांतर न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न कभी भी आ जाए कि माउंट आबू की जलवायु का निर्धारण किससे होता है, या माउंट आबू जो है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, या सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, या राजस्थान में न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर वाला स्थान है, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो इसका कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। क्लियर। तो ये थे राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने बात की कि किस तरह से राजस्थान की जलवायु का ये निर्धारण करते हैं, किस तरह से यह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बात करेंगे और कौन कौन से कारक हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वह है स्थायी पवनें। तो देखिए एक एक को लेके बात करते हैं कि स्थायी पवनें जो है वह किस तरह से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करती है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए स्थायी पवनें किसे कहते हैं। तो स्थायी पवनों का तात्पर्य है वे पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। यानी ऐसी पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी पवनें कहते हैं। अब देखिए स्थायी पवनें तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, स्थायी पवनें तीन प्रकार की होती है। एक होती है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें
और ध्रुवीय पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब इन स्थायी पवनों में कौन सी स्थायी पवनें राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करती है? तो देखिए, व्यापारिक जो पवनें होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली, और दूसरी होती है दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवन। अब देखिए कौन सी व्यापारिक पवनें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है या निर्धारित करती है। तो देखिए, जो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें हैं, यह पृथ्वी है, और यह भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत है। अब समझना, जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें इस तरह से दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाहित होती है, लेकिन जब यह दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है तो इन पवनों की जो दिशा है वह जो है यही पवनें आगे इस दिशा में विस्थापित हो जाती है, और जब ये विस्थापित होती है तो यह भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। और भारतीय मानसून जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में भारत और राजस्थान में क्या करता है? वर्षा करता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रवाहित होने वाली यह जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें यह भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक है या भारतीय मानसून की उत्पत्ति करती है। इस कारण यह राजस्थान और भारत दोनों की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित या निर्धारित करती है, क्योंकि इन व्यापारिक पवनों के परिणाम स्वरूप ही भारत में जो है मानसूनी वर्षा होती है, राजस्थान में मानसूनी वर्षा होती है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जिसकी 2 शाखाएं हमारे राजस्थान में आती है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारतीय मानसून या ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में सहायक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में क्या है? सहायक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप ही भारत और राजस्थान में क्या होती है? मानसूनी वर्षा होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, यह राजस्थान की जलवायु को क्या करती है?
प्रभावित या निर्धारित करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जलवायु को निर्धारित या प्रभावित करने वाली पवनें कौन सी है, तो पवनें कौन सी होगी, स्थायी पवनें होगी। क्लियर। और स्थायी पवनों में भी कौन सी होगी, व्यापारिक पवनें। और व्यापारिक पवनों में भी कौन सी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित होने वाली व्यापारिक पवनें, जो कि राजस्थान या भारत की जलवायु को क्या करती है, निर्धारित या प्रभावित करती है। और तापीय सिद्धांत के अनुसार यही जो पवनें यह भारतीय मानसून के रूप में जानी जाती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से स्थायी पवनें। इसके बाद आता है महासागरीय धाराएं। तो देखिए बात करते हैं महासागरीय धाराओं की कि कौन सी महासागरीय धाराएं भारतीय जलवायु और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब महासागरीय धाराएं कौन सी हैं आप समझना। दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एल नीनो धारा, जो कि कैसी है, गर्म महासागरीय धारा, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। और जो भी महासागरीय धारा भारतीय मानसून को प्रभावित करेगी वह राजस्थान की जलवायु को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अब किस तरह से अल नीनो धारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, इसको अच्छे से समझना। देखिए यह जो अल नीनो धारा है, एल नीनो धारा, यह कैसी धारा है, तो यह दक्षिण प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा है। कैसी है, दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म महासागरीय धारा है। अब इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति 25 दिसंबर 'एल नीनो धारा की उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास होती है। इस कारण इसे चाइल्ड क्राइस्ट या बालक ईशा कहा जाता है। यानी कि इसे ही चाइल्ड क्राइस्ट या बालक ईसा किसे कहा जाता है, अल नीनो धारा को कहा जाता है, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में
चलती है और इसकी उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास होती है, इसीलिए इसे बालक ईसा कहा जाता है। अब इसका क्या प्रभाव होता है यह समझना कि जब अल नीनो धारा है, यह अल नीनो धारा अधिक सक्रिय होती है, जब अल नीनो धारा बहुत ज्यादा तेज चलती है तो इसे क्या कहा जाता है, अल नीनो प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अल नीनो प्रभाव। अल नीनो प्रभाव का मतलब है अल नीनो धारा की अधिक सक्रियता, यानी कि यह गर्म महासागरीय धाराएं ज्यादा सक्रिय होगी, तेज चलेगी, इनका प्रवाह ज्यादा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? अल नीनो प्रभाव कहते हैं। अब समझना, जब अल नीनो प्रभाव होगा तो इस कारण भारतीय मानसून कमजोर होता है, और भारतीय मानसून कमजोर होगा तो अनावृष्टि, सूखा या अकाल की स्थिति। तो यदि भारत या राजस्थान में सूखा या अकाल की स्थिति है, अनावृष्टि है, तो इसका कारण क्या है? अल नीनो प्रभाव। तो यही प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान में अल नीनो प्रभाव दिखाई देता है तो अनावृष्टि या सूखा और अकाल की स्थिति में, या सूखा और अकाल निम्न में से इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो वह अल नीनो प्रभाव है कि जब अल नीनो महासागरीय धारा तेज गति से चलती है तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, और अपनी ओर आकर्षित करती है तो भारतीय मानसून क्या हो जाता है? कमजोर। और जब भारतीय मानसून कमजोर होता है तो उसके कारण भारत में बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है, जिसे हम सूखा या अकाल की स्थिति कहते हैं। तो सूखा और अकाल के लिए उत्तरदायी कौन सी है? अल नीनो। और राजस्थान में देखा होगा सूखा और अकाल हर 1-2 वर्ष बाद हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अल नीनो जो महासागरीय धारा है यह राजस्थान की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब इसके विपरीत कि जब यह जल महासागरीय धारा क्या होगी? निष्क्रिय या कम सक्रिय होगी तो इसे कहा जाता है ला नीनो प्रभाव। क्या कहा जाता है? ला नीनो प्रभाव कहते हैं। और जब ला नीनो प्रभाव होता है तो भारतीय मानसून क्या होगा? भारतीय मानसून क्या होगा? मजबूत होगा। और जब भारतीय मानसून मजबूत होगा तो भारत और राजस्थान में क्या होगी? अतिवृष्टि या बाढ़ की स्थिति। अतिवृष्टि या बाढ़ की जो स्थिति है वह किस कारण होती है? ला नीनो प्रभाव के कारण होती है कि जब अल नीनो धारा निष्क्रिय होती है तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है और यह भारतीय मानसून को मजबूत करती है। और जब भारतीय मानसून मजबूत होगा तो उससे भारत में जो है सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, और जो सामान्य से ज्यादा बारिश होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अतिवृष्टि या बाढ़ की स्थिति कहेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली महासागरीय धारा कौन सी? अल नीनो धारा जो है यह भारतीय मानसून को क्या करती है? प्रभावित करती है, और राजस्थान की जलवायु को निर्धारित
करने में सहायक है, क्योंकि इन्हीं महासागरीय धाराओं के कारण राजस्थान में अल नीनो या ला नीनो प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि भारत या राजस्थान में अतिवृष्टि या अनावृष्टि की स्थिति बनती है। क्लियर हो गया? तो ये था महासागरीय धाराएं किस तरह से राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है या निर्धारित करती है। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो इसके अलावा अगला है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति कि प्राकृतिक वनस्पति का जो अभाव है, यह भी किसी स्थान विशेष या राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति के अभाव के कारण सूर्य की किरणें जो है शीघ्र ही धरातल पर आती है, तो स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही क्या होता है, ठंडा होता है। और यही कारण है कि प्राकृतिक वनस्पति जहां कम होगी वहां पर जो है सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा क्या होती है, ठंड होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान में न्यूनतम प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार चूरू जिले में है। इस कारण चूरू राजस्थान का सबसे गर्म तथा सबसे ठंडा जिला, यानी कि राजस्थान में सबसे गर्म जिला किसे कहते हैं, चूरू को कहते हैं। और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है, चूरू है। इसका कारण क्या है कि चूरू जिले में प्राकृतिक वनस्पति कम है। और यदि हम भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की बात करें तो उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार वाला जिला कौन सा है, चूरू है। तो चूरू में जो है वनस्पति कम है, और वनस्पति कम होने के कारण सूर्य की किरणें जो है सीधे धरातल पर आती है, तो चूरू जिला जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही क्या होता है, ठंडा। इसीलिए राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू, और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है, चूरू। तो अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि चूरू जिले की जलवायु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, चूरू जिले की जलवायु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर किया जाता है। यानी कि चूरू जिले की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक प्राकृतिक वनस्पति है। क्लियर हो गया? और इसके अलावा कौन कौन से हैं, इसके अलावा एक है तापमान, वर्षा या आर्द्रता, कि जहां तापमान ज्यादा होगा वहां जलवायु कैसी होगी, ज्यादा गर्म होगी, और वहां पे वर्षा की क्या होगी, कमी, आर्द्रता कम होगी। और जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पर आर्द्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, तो तापमान क्या होगा, कम होगा। और यही कारण है कि जहां सूर्य सीधा चमकता है
वहां पे तापमान ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी। और राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी है, क्योंकि वहां सूर्य सीधा या लंबवत चमकता है। तो फलोदी की जो है जलवायु का निर्धारण कौन करता है? तापमान। वहीं बात करते हैं माउंट आबू की। माउंट आबू राजस्थान में सबसे ऊंचा है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में कमी होती है, और इस कारण माउंट आबू में वर्षा भी क्या होती है? ज्यादा। और वर्षा ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। यही बात करें यदि तापमान को लेके, तो सबसे ज्यादा जो है मरुस्थल का विस्तार या तापमान जो है जैसलमेर में होता है, क्योंकि जिसे हम कहते हैं दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर का होता है, और सबसे कम होता है झालावाड़ का, क्योंकि झालावाड़ में आर्द्रता ज्यादा होने के कारण जो है दैनिक तापांतर ज्यादा नहीं होता है, जबकि जैसलमेर में आर्द्रता कम होने के कारण दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। तो ये थे राजस्थान में जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक, जिनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ आज का जो हमारा यह जलवायु को निर्धारित करने वाला पोर्शन है वह कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें पूछा जाएगा राजस्थान में जलवायु के आधार पर कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, और राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, या राजस्थान में जलवायु की क्या क्या विशेषता है, जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।